होंगे। तो दोस्तों आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में सामान्य ज्ञान में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे आए थे। ठीक, आइए देख लेते हैं। जैसे कि ये है हिस्ट्री का, तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुराण स्थल है। तो ये है हुनसांगी। हुनसांगी जो है ये पुरातात्विक पुराण स्थल है। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पुरापाषाण कालीन स्थल हुनसांगी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चिरान, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डाट से था। तो ये था भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से। उसके बाद आ जाते हैं कुंभकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजार एवं हथियारों में मुख्य रूप से डॉट की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो ये क्या होगा, कांसे। ठीक, कांसी की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक, तो ये देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजार एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा। उसके बाद आ जाते सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो किस चीज को बनाने के लिए तांबा प्लस टिन को मिश्र करते थे। ठीक, तो ये कांच को बनाने के लिए तांबा और टिन, ध्यान रखिएगा आता है पूछता है कांच किससे बना हुआ है। तो ये तांबा और टिन। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांच बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोलिथिक का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है छोटे पत्थर के औजार। माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा, छोटे पत्थर के औजार। ठीक, माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे। इनका प्रयोग शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं मोहनजोदड़ो का नाम अर्थ भाषा में मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला कह सकते हैं। ये है, तो ये है सिंधी। ठीक, सिंधी भाषा में ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान जो है वहाँ के सिंध के लरकाना जिले के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं को लिखी जाती है। तो ये जो खरोष्टी लिपि है ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं देख लेते हैं प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेस को कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुई है। उसके बाद आ जाते हैं दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? तो रावी नदी को परशुड़ी कहा जाता है। आइए देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल में जो नदियों के नाम है थे और वर्तमान काल में क्या है उन नदियों के नाम। ठीक, तो सबसे पहले आ जाते हैं अस्किनी, जो प्राचीन समय में अस्किनी नाम से जानी जाती है, उसे वर्तमान में चीनाब नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद जो पुराने में बिपाशा नाम से जानी जाती थी, उसे अब के समय में मतलब आधुनिक समय में व्यास कहा जाता है। ऐसे कनेक्ट करिएगा, विपाशा वी में हुआ है और व्यास में भी हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और विशस्ता ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक, हाइड्रोस्पीच का युद्ध विशस्ता। ठीक, तो ये विशस्ता झेलम नदी वर्तमान में इसे कहते हैं। सदानीरा गंडक सदानीरा के नाम से हमेशा बहती रहती, तो आप सभी लोगों को पता है। ठीक, तो इसे सदानीरा कहते हैं। गोमती को गोमल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद आ जाते हैं उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो उपनिषदों का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान था। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का? तो ये अथर्ववेद था। वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक सामवेद। ठीक, तो ये अथर्ववेद में है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद में ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं, जादू टोना इन सब का संग्रह है। बौद्ध धर्म में बिछुड़ी बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी पहली जैन बिछुड़ी बनने वाली महिला। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में बिछुड़ी बनने वाली प्रथम महिला थी। ध्यान रखिएगा। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो ये है अश्व घोष। सबसे ज्यादा इनकी पुस्तक बुद्ध चरित पूछी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ प्रमुख ग्रंथ, कुछ प्रमुख रचनाकार। मिलिंद प्रहो, ये नागसेन, माध्यमिक सूत्र नागसेन, अधिधर्म कोश, वसुबंधु, विशुद्धि मार्ग, बुद्ध घोष। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं महाबोधि मंदिर परिसर का के जीवन से सीधा संबंध है। तो ये भगवान बुद्ध से है। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अपने प्राण त्यागे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना करके फिर अपने प्राण को त्यागे। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन शिक्षा ली। ठीक, जैन शिक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा जाता है। ये पूछता है कि जो उन्होंने अपने वो त्यागे थे वो किस विधि के द्वारा? तो ये संलेखना विधि के द्वारा त्यागे थे। ठीक, ध्यान रखिएगा, संलेखना ये इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के प्रधानमंत्री थे। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख में। उसके बाद आ जाते हैं
द्वितीय मुख्य शिलालेख। उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो है अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, गुहालेख, स्तंभलेख, शिलालेख। ठीक, तो ये द्वितीय में ये है अभिलेख, दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख द्वितीय शिलालेख में। ठीक, ये 3 अभिलेखों में बांटा गया था, गुहालेख, स्तंभलेख, शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सती, ये पुत्र, केरल पुत्र, चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो ये रुद्रदामन प्रथम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन प्रथम आ जाता है। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में इस झील का जीर्णोद्धार कराया था, सुदर्शन झील का। ये उसके बाद आ जाते दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये गुप्त वंश के शासक ने कराया था। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की? तो ये विक्रमशिला जो है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया है। ठीक, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता शहर किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया? तो ये रावी नदी के। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं कौन सा स्थल किस नदी के पास है? ठीक, मोहनजोदड़ो सिंध नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, कालीबंगा घग्गर नदी पे, लोथल भोगवा नदी, चौहंदड़ो सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी, सुतकांडोर दास्क नदी। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत कवर करती है, तो ये 99% कवर करती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है, इसका देख लेते हैं। इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 भागों में बांटा था। कितने? 3 भागों में, जो कि पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। अगर इसकी डिटेल्स में वीडियो आप सभी को देखनी है तो ये मेरे प्लेलिस्ट पे पड़ी है हिस्ट्री नाम से, तो आप लोग वहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक कवर किया है, मतलब पॉइंट को रखा है। तो आप लोग ध्यान से उसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये राजस्थान से प्राप्त होता था। ठीक, राजस्थान से। लौह युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो आइए देख लेते हैं क्या था ये है कुल्हाड़ी। ठीक, जो कि बहुत फेमस है, आप सभी लोगों को पता है कुल्हाड़ी। ठीक, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार? तो ये गंगा नदी जो है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का एक बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक, ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी जाती है। ठीक, मानी गई है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। उसके बाद आ जाते हैं वेद। चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और
धुनों और मंत्रों का संग्रह है, तो ये सामवेद है। ठीक, सामवेद। उसके बाद आ जाते हैं वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, ये पूछा जाता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद जादू टोना संबंधित है। यजुर्वेद कर्म कांड वेद और फिर ये यज्ञ और गद्य और पद्य से रिलेटेड है। ठीक, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो ये ऋग्वैदिक वेद है। ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। गद्य एवं पद्य का उल्लेख यजुर्वेद में अभी बताया। भारतीय संगीत का जनक वाला वेद क्या है, तो ये सामवेद है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्री भी कहा जाता है। तो इसमें 3 वेद है, एक वेद नहीं शामिल है, अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, 3 वेद को मिला के वेदत्री कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं वर्तमान में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान समय में कहाँ स्थित है, नहीं स्थित है, तो ये मेहरगढ़। पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, तो ये मेहरगढ़ नहीं स्थित है। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवपाषाण कालीन स्थल हल्लूक कर्नाटक में है। ठीक, उसके बाद चिराज सारण में है। उसके बाद महागढ़ा महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, बताइएगा आप सभी लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में कि मेहरगढ़ किस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग हुई थी, तो ये 35 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 1580 ऋचाएं, 10,580 ऋचाएं। ठीक, उसके बाद ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि होत्री कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक, उसके बाद शहर कच्छ के रण में खादिर वेद, जिसे बेड भी कहा जाता है, पर स्थित है। यहाँ जहाँ ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी है, तो ये धौलावीरा है। धौलावीरा, आइए देख लेते हैं धौलावीरा से महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। धौलावीरा अवस्थित कच्छ गुजरात। खोजकर्ता जेपी जोशी इसे सफेद कुआं आयताकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पाकालीन नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, 33 क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महा स्नानागार की खोज की गई, तो ये की गई है महा स्नानागार की खोज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता, परशुनाथ की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, कालीबंगा जुते हुए खेत, अग्नि पूजा के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए। लोथल से बंदरगाह, धान चावल, 3 युगल समाधियों, मिट्टी के साक्ष्य आदि। बनावली मिट्टी से बना हल। ठीक, बनावली से मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात के वर्तमान राज्य में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में तथा धौलावीरा में गुजरात में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं ऋग्वेद। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है, तो ये सांख्य दर्शन से है। ठीक, आइए देख लेते हैं प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक। न्याय से गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वैदरायण, योग से पतंजलि, वैशेषिक से कणाद उलूक, चारवाक से चारवाक स्थित है। ठीक, रिलेटेड हैं। उसके बाद प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है, तो ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, गुजरात। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एक पुरातात्विक स्थल एक प्राचीन बंदरगाह है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज डॉक्टर S.R. राव ने की है। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है, तो ये 1028 सूक्त है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 38। निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है, तो बताइए फटाफट किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है, तो ये माना जाता है 1 2 3 भरत मुनि को। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है।
प्राचीन भारत एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्व पुस्तकों में 1 लाख से अधिक छंद है। ठीक, तो ये महाभारत है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? ये सूक्त कहा जाता है। उसके बाद ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त हैं। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और राजनीतिकार को जाता है? तो ये चाणक्य को जाता है। उसके बाद प्रमुख रचना और रचनाकार। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बुक है। ये एसएससी जीडी में पूछी गई बुक है और कालिदास की पुस्तक तो पूछी जाती है। कालिदास की जितनी है आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और पढ़ लीजिएगा। यहाँ नीचे दिया हुआ अभी आप सभी लोगों को बता देती हूँ। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई कालिदास। कालिदास की सारी पुस्तकें हैं, आप लोग इससे तो जरूर याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, देखिए ऋतु संहार कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, मेघदूत कालिदास, रघुवंशम कालिदास, विक्रमोर्वशीयम कालिदास। ठीक, अश्वघोष बुद्धचरित की है। कल्हड़ राजतरंगिणी। ठीक, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो कौटिल्य सभी को पता है, क्या बताइए आप सभी लोग? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखे। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, वारामिहि की रचना पंच सिद्धितिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये बताइए आप सभी लोग, तो ये 5 सिद्धांतों से संबंधित है। वारामिहि अन्य पुस्ताय, लघु जातक, बृहद संहिता, बृहद जातक। ठीक, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो आप सभी लोग बताइए फटाफट। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, फिलिप दीती। ठीक, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। हय्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो बताइए आप सभी लोग फटाफट। तो ये था उदयन। ठीक, कौन था? उदयन था। उसके बाद आइए देख लेते हैं। हय्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र, जिसका नाम कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को डाडाडट में हस्तांतरित किया गया। तो ये पाटलिपुत्र में, राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। उसके बाद आ जाते हैं, कुछ तथ्य देख लेते हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी, तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए कब पूछा गया। एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। ठीक, तो ये हुआ है वैशाली में। ठीक, ध्यान रखिएगा। आइए कुछ देख लेते हैं प्रमुख महाजनपद और उसकी राजधानी। सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कोसल की श्रावस्ती या अयोध्या, मगध की गिरिव्रज राजगृह, मत्स्य के विराट नगर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो ये जो कामरूप है ये नहीं था। ठीक, कुरु, अंग, कोसल ये था। बाकी आइए देख लेते हैं 16 महाजनपद।
महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित है। तो 16 महाजनपद कौन कौन से है ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया कि कौन सा नहीं है, तो आप लोग अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो ऐसे कंफ्यूज होंगे और गलत करके चले आएंगे। ठीक, तो है सबसे पहले अंग, मगध, काशी, वत्स्य, वज्जी, कोसल, अवंतिका, मल्ल, पांचाल, छेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, शूरसेन, अश्मक, गांधार। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि ये 16 महाजनपद है। इसमें से एक भी आप लोग भूलिएगा मत, इसे ध्यान कर लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में गलत करके ना आए। उसके बाद आ जाते हैं वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और तीर्थंकर। बताइए, तो बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट्स करिए। पढ़ाई वाले क्लास में पढ़ाई जैसा माहौल बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो ये है 24वें वर्तमान महावीर जैन धर्म के अंतिम या फिर कह सकते हैं 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, और प्रथम जो थे वो ऋषभदेव थे और 22वें अरिष्टनेमि थे और 23वें जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ। ठीक, गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो ये बताइए फटाफट, आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, नहीं तो फिर मैं खुद ही बताऊंगी। जैसे कि ये पीपल का पेड़ था। ठीक, प्रमुख घटना संबंधित प्रतीक चिन्ह आइए देख लेते हैं। जन्म से इनका कमल और षाढ़ रिलेटेड है। जो गौतम बुद्ध हैं इनके जो जन्म है उससे कमल और षाढ़। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जन्म, कमल का जन्म कहाँ होता है, कीचड़ में। ठीक, तो जन्म से याद रखिएगा कमल, उसके बाद षाढ़, उसके साथ षाढ़ ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद ज्ञान जो है पीपल या फिर बोधि वृक्ष। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, पीपल या तो बोधि वृक्ष। उसके बाद गृह त्याग की घटना किससे संबंधित है, तो ये प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। उसके बाद निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। उसके बाद आ जाता है महापरिनिर्वाण या फिर मृत्यु। इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, पद चिन्ह स्तूप से। ठीक, निर्वाण को पद चिन्ह और मृत्यु महानिर्वाण, तो ये स्तूप। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लगाई गई। किस नदी के तट पर, निरंजना नदी, पीपल वृक्ष या फिर बोधि वृक्ष, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की पाली भाषा में दी। ठीक, गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ पे, कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उसके बाद आ जाता है जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था, तो ये किसानों के लिए अधिक कठिन था। आइए देखते हैं। पंच महाव्रत या अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्ति, ब्रह्मचर्य तथा 3 त्रिरथ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से में 10 लक्षण तथा 7 शील व्रतों का भी उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा। और अच्छे से सबसे पहले तो आप सभी लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, एक बार देखिएगा कितना आप सभी लोगों का नंबर बन रहा है। उसके बाद आप सभी लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हिस्ट्री की क्लास डालिएगा, जीके जीएस, वहाँ पे आप सभी लोगों को मिल जाएगी क्लास। और बहुत ही अच्छा मैंने अपना खुद हैंड रिटन नोट्स डाला हुआ है, आप लोग वहाँ पढ़िएगा। और ये मानिए कि आप सभी लोग अगर वो पढ़ लेंगे उसके बाद आप सभी लोगों का क्वेश्चन एक भी नहीं गलत होगा, मैं ये गारंटी के साथ दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की हैं। उसके बाद आइए देख लेते हैं। बुद्ध गढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक थे छत्री। ठीक,
बुद्ध शाक्य गढ़ से संबंधित एक क्षत्रिय थे। इनके पिता शुद्रोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गढ़ राजा थे। भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में एक वन में रहने लगे। तो ये कितने वर्ष के समय में वो किए थे, त्यागे थे, आइए देख लेते हैं। जैसा कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया था। इनसे संबंधित कुछ तथ्य। जन्म इनका कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। माता का नाम इनके त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। दामाद का नाम जमाली था। मृत्यु इनकी पावापुरी राजगिरी बिहार में हुई। इनका पावापुरी बिहार में हुई। उसके बाद गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग दिया। ज्ञान प्राप्ति केवल 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं। गृह त्याग के पश्चात 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जंभिक ग्राम में ठीक इनको प्राप्त हुआ था। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्रोधन के घर पर हुआ था। इनकी मां का नाम महामाया था, जिनका निधन इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो ये वश्यकार था। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं वश्यकार। हायक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वश्यकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। वश्यकार की गौतम बुद्ध से भेंट राजगिरी के समीप गृहकूट नामक पर्वत पर हुई थी, ध्यान रखिएगा। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन दिनों के लिए किया जाता था। ये 10 दिनों के लिए किया जाता है। जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाग दिया गया, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर कौन से लोग होते हैं? जो सफेद वस्त्र पहनते हैं उसे श्वेतांबर कहते हैं। जो नग्न अवस्था में रहते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोनों एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। क्या महत्वपूर्ण था बताइए फटाफट, आप सभी लोग पढ़े हैं तो बताइए, तैयारी कर रहे हैं। तो ये दक्षिण पूर्व भारत, ठीक। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन संबंधित विभिन्न जानकारी पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख पर्वत भारत में स्थित है? तो ये कांधार है। जो मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, सॉरी इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो ये कांधार है जो स्थित नहीं है। आइए इसका संक्षिप्त विवरण देख लें। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। कलसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड, गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात एवं मस्की शिलालेख रायचूर कर्नाटक से प्राप्त है, जबकि कांधार नहीं, ठीक, ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी बताइए फटाफट? पाटलिपुत्र, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बृहद्रथ था। वर्ष 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई, ठीक, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो ये था बिंदुसार। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं
मौर्य साम्राज्य के शासन की अवधि 322 से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 से 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार के शासन की अवधि 298 से 273 ईसा पूर्व। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का शासन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ठीक ऐसे चल रहा है। अशोक के शासनकाल की अवधि 273 से 232। नोट, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 में। ये कहाँ हुआ था? आप सभी लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अशोक के धर्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन, बताइएगा, ये आप सभी लोगों के लिए। बाकी नहीं बता पाएंगे तो इसके बाद का वीडियो हम जब सेकंड पार्ट लाएंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर करके बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर के इसका पार्ट नंबर 2 आएंगे तब बताएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। बाकी कैसी लगी वीडियो आप सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप सभी लोग ये बताइएगा आप सभी लोगों के इसमें कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक।